हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में। तो आज हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन सी विधि से इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है, गुणनखंड विधि, उससे भी आप द्विघात समीकरण के हल निकाल सकते हो। और आपका एक पूर्ण वर्ग जो मेथड होता है, पूर्ण वर्ग बना के, उससे भी आप द्विघात समीकरण के हल निकाल सकते हो। ये द्विघात समीकरण जो होते हैं आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हर एग्जाम में आपके हेल्प आएंगे। कोई भी हो, क्लास 10th हो, 9th हो, या फिर आपके कंपटीशन के एग्जाम हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें द्विघात समीकरण आपके आते ही हैं, तो इनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और ये क्या डेली लाइफ में भी बहुत हेल्प करते हैं, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो द्विघात समीकरण को आपको सीखना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण बनता कैसे है, तो जैसे कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि बहुपद क्या होते हैं। तो देखिए, बहुपद, द्विघात बहुपद का क्या होगा, जैसे कोई भी बहुपद ले लीजिए, x² प्लस 3x प्लस 5। बताइए ये कौन सा बहुपद है, तो आप कहोगे सर ये द्विघात बहुपद है कि नहीं। तो द्विघात बहुपद है अगर इसको हम बराबर में, अगर इसको हम बराबर में जीरो कर दें, यानी कि अगर इसको बराबर में समीकरण को बराबर में इसको जीरो कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अभी ये समीकरण हो गया, अभी ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, यानी कि अगर बराबर में अगर कुछ कर दिया जाए तो वो एक द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी घात क्या है, 2 है, तो आप कह सकते हो द्विघात है, और बराबर में है इसलिए ये द्विघात समीकरण है। किसी भी बहुपद को अगर बराबर में रखा जाए किसी भी संख्या के, तो वो एक द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक, अब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको हमें क्या करना होता है, इसके हल निकालने होते हैं। तो हल निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैंने बताया आपको। गुणनखंड विधि है आपकी, पूर्ण वर्ग विधि भी है, और एक से तरह 4 मेथड भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब द्विघात समीकरण जो होते हैं, अब इनसे जैसे डेली लाइफ में कैसे काम आते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में एक खेत है, ठीक है, आपके पास एक खेत है या एक प्लॉट है जिसकी आपको लंबाई पता है। लंबाई आपको दे रखा है, उस खेत की जो चौड़ाई है दे रखी है। मान लो उसकी ऐसा क्वेश्चन दिया आपको कि एक खेत है, उसकी चौड़ाई जो है, खेत की जो चौड़ाई है, खेत की चौड़ाई है और खेत की जो लंबाई है, उसमें रिलेशन दिया है। उसने कहा कि जो खेत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है और उससे 1 ज़्यादा है। चौड़ाई से दोगुनी है और 1 मीटर ज़्यादा है। आपको क्या क्वेश्चन दिया है, खेत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और 1 ज़्यादा है। तो आप अगर खेत की चौड़ाई को आपको पता नहीं है तो आप क्या मानोगे, x मानोगे। खेत की चौड़ाई आपने क्या मान ली, x। और खेत की लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, दोगुनी। तो चौड़ाई अगर x है तो चौड़ाई से दोगुनी क्या हो जाएगी, 2x, और उससे क्या है, 1 ज़्यादा है। तो आपका ये क्वेश्चन बन के आएगी, यानी लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, चौड़ाई से दोगुनी यानी 2x प्लस 1। अगर कहते चौड़ाई से दोगुनी -1 है, अगर कम होती तो माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ कहा है कि चौड़ाई से दोगुनी है और 1 ज़्यादा है। और ये लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। अब आपको ये है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल जो है कितना है, 300 है। आपको इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 300 वर्ग मीटर। आपको इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। मान लीजिए आपके घर का ही प्लॉट है, उसमें दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी और 1 ज़्यादा है, तो ऐसे ही तो समीकरण बनेगा। और क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको पता है कि अगर ये आयत है, ये किस टाइप का प्लॉट है, आयत टाइप का, क्योंकि यहाँ लंबाई है और यहाँ चौड़ाई है, और ये इस टाइप से आप देख सकते हो, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो ये क्या, एक आयत बना हुआ है। अगर ये आयत बना हुआ है तो आयत का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना बच्चों। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे दिया कितना दिया हुआ है आपको, 300 दिया हुआ है, और लंबाई कितनी दी हुई है आपको, 2x प्लस 1। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है आपकी, x। तो एक तरह से ये क्या बन के आएगा, आप देखिए जरा, 300 इक्वल टू x का भीतर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x² प्लस x। x का 1 से गुणा होगा तो 1 x, और x का 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x²। बस ये देख रहे हो आप, ये 2x² प्लस x। इस 300 को इधर ले जाओगे बराबर के, तो ये माइनस का हो जाएगा। आप जानते हो ना, बराबर के इधर या उधर कोई भी संख्या जाती है तो उसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचेगा, अब 0। तो हमने इस तरह से इस इक्वेशन को लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये बताइए किस टाइप की इक्वेशन है, क्या एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। यस, ये द्विघात समीकरण है। ये किस टाइप का इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ये हमारे पास क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें x की घात क्या है, 2 है। अब बस इसमें आपको इसके क्या निकालने होंगे, मूल निकालने पड़ेंगे। यानी x की आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और x की 2 वैल्यू आएंगे यहाँ पे, क्योंकि x की घात क्या है, 2 है। तो मैंने आपको बताया था ना, बहुपद शून्य और मूल में
कि जितनी घात होती है उतने ही इसके हल आते हैं। तो एक्स के यहाँ पे 2 हल आएंगे, तो कुछ भी वैल्यू आएंगे एक्स की, वही क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो अब बस आपको क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, जो मैंने गुणनखंड विधि बताई थी आपको, उस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं इसको अभी यहाँ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं इसको आगे सॉल्व कराऊंगा आपको, क्योंकि जब इसको मैं सॉल्यूशन के तरीके बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है, तब मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे डेली लाइफ में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, है ना, यानी एक्स किसी भी लंबाई को, चौड़ाई को। अब इसका सबसे पहले जो आपको इसका द्विघात समीकरण के बारे में सबसे पहले जो यूज किया था, वो बेबीलोन वासी जो थे, बेबीलोन एक कंट्री है, वहाँ के जो वासी थे उन्होंने यूज किया था। उन्होंने किस तरह से यूज किया था कि उन्होंने क्या किया था कि दो संख्याएं, जैसे कोई भी दो संख्याएं, अगर उनका योगफल दे रखा है और आपको उनका गुणनफल दे रखा है, तो वो दो संख्याएं कैलकुलेट कर लेते थे। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे इस सवाल को सोल्व करेंगे। मान लो क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, और उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 6। ठीक है, दो संख्याओं का, उन्हीं दो संख्याओं का योगफल है 5 और दो संख्याओं का गुणनफल है 6, और आपसे पूछा है कि वो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो ये जो बेबीलोन वासी थे वो इस तरह के सवालों को ये द्विघात समीकरण की हेल्प से सॉल्व कर लेते थे। कैसे, जैसे मान लो आपने दो संख्याएं मान ली ए और बी। ठीक है, आपने वो दो संख्याएं मान ली ए और बी, या एक्स और वाई, आप कुछ भी मान सकते हो। मान लीजिए दो संख्याएं मान ली, चर में मानो एक्स और वाई मान लीजिए, आपने दो संख्या मान ली एक्स और वाई, तो एक्स गुणा वाई करो, एक्स और वाई, मान लीजिए दो संख्याएं एक्स और वाई है, तो उन दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई, कितना दिया हुआ है आपका, 5 दिया हुआ है। और दो संख्याओं का गुणनफल, इन्हीं दो संख्याओं का एक्स और वाई का गुणनफल कर दोगे आप, एक्स इंटू वाई, ये कितना दिया हुआ है, 6। तो आपके पास दो समीकरण आए कि नहीं आए, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है और एक्स वाई बराबर 6। दो चर हैं, दो चर है आपके पास एक्स और वाई, क्योंकि इन दोनों की तो वैल्यू आपको निकालनी है, और दो ही इक्वेशन है, किसी भी जितने चर होते हैं उतनी ही इक्वेशन होती है, तो आप उस की वैल्यू निकाल सकते हो। ये हमेशा याद रखना, अगर दो चर है तो दो ही इक्वेशन हमें चाहिए। हमारे पास कितनी इक्वेशन है, दो है कि नहीं, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो एक्स और वाई की। कैसे, तो एक्स यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, आप बताइए बच्चों, 6/y आएगी कि नहीं आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 6/y, क्योंकि बाई को क्या करोगे, 6 से भाग दे दोगे, है कि नहीं। यहाँ से आपको ये समझ में आया। अब इसको क्या करना है, आपको इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर x की जगह पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6/y प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। इस वाली इक्वेशन में पुट करने पर आया कि नहीं आया, एक्स की वैल्यू को क्या किया आपने, यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो बच्चों, तो इसमें यहाँ बाई के नीचे 1 मान लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, बाई और 1 का बाई आएगा, बाई और 1 का एलसीएम बाई आएगा। अब बाई का बाई में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 6 से करोगे तो 6 आ जाएगा। और इसमें बाई में 1 का भाग दोगे तो बाई टाइम्स जाएगा, और बाई का मल्टीप्लाई बाई से करोगे तो ये बाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 5/बाई। अब ये जो बाई है, अब इस तरह की इक्वेशन से सॉल्व करना आता है ना आपको। ये क्या होता है, बाई इससे मल्टीप्लाई हो जाता है ये नीचे वाला, और ये इस तरह मल्टीप्लाई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6/2 इक्वल टू 5/। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है आपको, बस इसको बाई² प्लस 6, इस 5/y को इधर ले आओ बराबर के इधर, तो बराबर के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, बराबर के इधर लाते हैं, इधर लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस का 5/y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 0। अब एक तरह से ये बताइए इक्वेशन लिख, y² माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। ये आपकी को किस तरह की इक्वेशन आई, ये आपकी आ गई द्विघात समीकरण, है क्या नहीं। ये कैसा है, द्विघात समीकरण है। अब आप कहोगे सर इसको सॉल्व भी कर दीजिए, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपको। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, देखो आपको क्या करना होता है, जो ये जो नंबर है, इस नंबर को देखना है। ये नंबर क्या है, -5, यानी ये नंबर है आपके पास -5, और इस नंबर को लिखना है, इन दोनों का गुणा 6 का, और इसका जो कोफिशिएंट होता है बाई का, यानी बाई स्क्वायर का। यहाँ पे बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, और इन दोनों का गुणा 1 × 6 कितना है, 6, और इधर कितना है, -5। इन दोनों नंबर्स को आपको लिखना है। अब आपको क्या करना होता है कि इस बीच वाली जो संख्या होती है, इसके ऐसे इस तरह से तोड़ना होता है, यानी कि बीच वाली संख्या, या फिर ऐसे सोच लीजिए, इस 6 के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं कि जिनको जोड़ें तो 5 आए। तो आपको पता है कि 6 के गुणनखंड अगर आप करोगे 2 × 3 आएंगे, 2 × 3 बराबर क्या होता है, 6, यानी 6 को 2 और 3 में तोड़ा जा सकता है कि नहीं बच्चों। लेकिन हमें तो माइनस के 5 चाहिए जोड़ें तो यानी कि यहाँ पर क्या कर दो, -2 और -3। अब बताओ बच्चों, -2 और -3 को जोड़ोगे तो -5 आएगा, और -2 और -3 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, है कि नहीं। अब आप देखिए
अब हमें क्या करना है कि बस इस -5 को तोड़ के लिख देना है इस तरह से, किसके फॉर्म में, -2 और -3 के फॉर्म में, और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब -5y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, -3y -2y और +6 बराबर 0। अब बताओ, -3y और -2y मिलके -5 बन रहे नहीं बन रहे, यानी कि -5 है कि नहीं, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से बाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बाई -3 और -2, यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, बाई -3। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये टर्म दोनों सेम आ रही हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो हम सही सोल्व कर रहे हैं। तो इन दोनों को एक साथ ले लो, बाई -3 इसमें से, और बाई -2 जो बचा हुआ है उसको एक साथ ले लो, ये इन दोनों को, बाई और 2 को बराबर क्या कर दीजिए 0। तो बाई बराबर, अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करना है, अब इसको अलग अलग बराबर 0 करना है, तो बाई -3 को बराबर 0 कर दो और बाई -2 बराबर भी 0 कर दो। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे कि ये क्या होगा, बाई -3 बराबर 0 करोगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 इधर जाएगा माइनस का तो प्लस में हो जाएगा, और बाई -2 बराबर 0 करोगे तो बाई जब इधर जाएगा जो आपका बाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, क्योंकि -2 का जब 0 को उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो बाई बराबर 3 और बाई बराबर 2 आपके क्या आ गए, ये आंसर आ गए। अब बाई बराबर अगर 3 है तो एक्स बराबर क्या होगा बताओ बच्चों, आपको पता ही है, यहाँ पे हमने क्या इक्वेशंस बनाई थी, यहाँ पे ये रिलेशंस थे, ये ने इस वाले इसको देखिए आप, है ना, देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक्स बाई बराबर 6 है, ठीक है, एक्स बाई बराबर क्या है 6, तो बाई बराबर अगर आप 3 रखोगे तो x इंटू 3 बराबर क्या आएगा 6, तो x बराबर क्या आएगा आपका 2, और अगर बाई बराबर 2 रखोगे तो x इंटू 2 बराबर 6, तो x बराबर 3। तो यानी आपकी जो दो संख्या निकल के आई हैं वो किस तरह की संख्या आई हैं, या तो वो 3 और 2 होंगी या 2 और 3 होंगे। तो आपको पता भी है 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा और गुणा करोगे तो 6 आएगा, तो यही आपके क्या होंगे, मूल होंगे, यही आपके क्या होंगे, मूल होंगे, और यही आपके इस क्वेश्चन के क्या होंगे, आंसर होंगे, यही संख्याएं होंगी। तो ये द्विघात समीकरण को मैंने गुणनखंड विधि से सॉल्व करना बताया है। किस विधि से सॉल्व किया मैंने, गुणनखंड विधि से, क्योंकि मैंने 5 जो 6 था उसके क्या किए थे मैंने, यहाँ पे गुणनखंड निकाले थे 2 और 3, इससे कि 2 और 3 ही क्यों लिए मैंने, 6 क्यों नहीं लिया, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 उन दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, -2 और -3 लोगों तो आपका कितना आ जाएगा, -5। इस तरह से बच्चों आपने सॉल्व करना सीखा, ये द्विघात समीकरण से मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। अब जो ये वाली इक्वेशन बची हुई है इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ इसी वाले मेथड से, मैंने कहा था ना इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कौन सा विधि से बताया मैंने, गुणनखंड विधि से। तो इस वाली इक्वेशन को मैं अगले उसमें बताता हूँ आपको स्लाइड में, 2x² + x - 300, इसको सीखते हैं बच्चों। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास बच्चों, 2x² + x - 300 बराबर 0, यही तो इक्वेशन है बच्चों। तो देखो इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक, ये वाली इक्वेशन जो थी मैंने यहाँ छोड़ी थी ना, ये कि मैं इसको बाद में बताऊंगा, वही बता देता हूँ। 2x² + x - 300 बराबर 0, इसको गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों नंबर्स का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो 2 × 300 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, नंबर आ जाएगा आपके पास 600, ये आपको रफ में करना है अलग से, है ना। और यहाँ पे x के साथ क्या है, 1 है, x के साथ क्या है, 1 है, ठीक है, यानी कि आपको इस 600 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक। तो आप 600 के गुणनखंड कैसे करोगे, देखो 600 के गुणनखंड करने का तरीका बता देता हूँ मैं, 2 से भाग देते जाओ 300, फिर 2 से भाग देते जाओ 150, 2 से भाग देते जाओ, कितना आएगा बेटा बच्चों 75, आपको पता ही है। फिर अब 2 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम है, अब 3 से भाग दो, ये अभाज्य गुणनखंड विधि वाला मेथड है, ठीक है, 3 से भाग दोगे तो ये 25 टाइम जाएगा। फिर अब 25 में 3 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 5 का, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 5। तो ये आपने क्या किया, इस 600 के गुणनखंड कर लिए। अब आपको इस तरह से पेयर बनाने हैं, इनके गुणा के इस तरह से पेयर बनाने हैं जिनके जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये वाला बीच वाला जो x का मल्टीप्लाई है 1। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि सर इनको अगर एक साथ ले लें 5 × 25 और इन सबको एक साथ ले लें, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 25 × 24 कर दें, तब तो ये 600 आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ देखा ना आपने 5 × 25 और 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 25 × 24 करेंगे तो 600। ये आपको फास्टली अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि किस तरह से बनाऊं। और अगर 25 में से मैं 24 घटाऊं तो कितना आता है आपका 1, जो हमें चाहिए यहाँ पे कितना 1, यानी आपके जो गुणनखंड लिए जाएंगे वो 25 और 24 लिए जाएंगे। बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको किसको क्या करना है, इस तरह से लिखना है ना, 2x² प्लस का 25x, क्योंकि आपको प्लस का चाहिए यहाँ पे x, और उसमें से अगर मैं 24 घटा दूं तो बचाइए बच्चों, x बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 25x में 24x जाएंगे तो x बचेगा, तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने x को किस तरह से लिख दिया, 25x - 24x और माइनस के 300 बराबर 0।
अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेना है। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2x, एक x की घात बच जाएगी और प्लस में क्या बचेगा 25। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर इन दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, क्योंकि आपको तो यहाँ अंदर जो है वो सेम संख्या चाहिए ना, ये बनना चाहिए। तो जब ये अंदर कब बनेगा, जब माइनस का 12 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 2x, और माइनस से माइनस कॉमन चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा प्लस, और 300 में 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा 25 बार। ठीक है बच्चों, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये संख्या दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब हम सही सवाल सोल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 12, इन दोनों को एक साथ ले लिया x और 12 को, और इन दोनों को 2x प्लस 25 को एक साथ ले लिया ब्रैकेट को, बराबर 0। अब मैंने आपको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था, दोनों को अलग अलग बराबर कर दो 0 के। ठीक है, तो x माइनस 12 को आप क्या करोगे 0 के बराबर कर दोगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 12, क्योंकि माइनस का जब इधर जाएगा 0 के उधर जाएगा, बराबर के उधर तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा 0, और 2x बराबर जब 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, और x बराबर क्या आ जाएगा 25, 2 से इसे भाग दे देंगे तो माइनस 25/2। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं। अब बताइए कोई संख्या इस तरह की हो सकती है कि -25/2, इस तरह की तो नहीं हो सकती हो सकती है, लेकिन इस तरह का ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होगा कि x बराबर, सॉरी ये संख्या नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जो लंबाई, और हमने क्वेश्चन यही तो था हमारे पास में बच्चों, हमने क्वेश्चन जो देखा था यही तो था कि जो लंबाई और चौड़ाई तो निकालनी थी। अब लंबाई और चौड़ाई के तो वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने चौड़ाई को क्या माना था x माना था, चौड़ाई को x माना था। अब जो चौड़ाई आई है वो माइनस की 25/2 आई है, तो आप ही बताओ चौड़ाई की माइनस में हो सकती है कि चौड़ाई या तो 0 होगी या 1 होगी 2 होगी या मीटर में कुछ भी होगी, लेकिन माइनस कैसे हो सकती है। तो ये इसीलिए ये वाला जो आंसर निकल के आया ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, ठीक, यानी कि इस वाले को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। लेकिन x बराबर 12 निकल के आया, ये वाला जो निकल के आया, तो आप बताओ चौड़ाई जो है वो 12 तो हो सकती है ना, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 12। अब चौड़ाई अगर 12 हो गई तो लंबाई कितनी होगी, आपको लंबाई और चौड़ाई का तो रिलेशन पता है। इस वाले प्रॉब्लम में हमने क्या लिखा था, लंबाई बराबर क्या लिखा था 2 × x+1 लिखा था कि नहीं लिखा था बच्चों। यहाँ पे लंबाई कितनी है, चौड़ाई से दोगुनी और 1 ज्यादा है, चौड़ाई से दोगुनी और 1 ज्यादा है, तो 2x+1 थी। तो अब आपको x की वैल्यू पता है, जब 12 है तो लंबाई की वैल्यू तो निकल के आ जाएगी ना, 2 × x की जगह यहाँ पुट कर दोगे 12+1, तो ये कितनी आ गई आपकी 25 मीटर। तो आपके पास लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। तो ये आपने क्या किया, द्विघात समीकरण की हेल्प से आप ऐसे बहुत सारे सवालों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं वो ही बता रहा था। तो मैंने आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना बता दिया है गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण का अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे इसी में चलो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं इसी में। द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, आपने पढ़ा होगा एक द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, वो क्या होता है, ठीक, मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप किसे कहते हैं, जैसे कोई द्विघात समीकरण है, कोई भी द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है, इसको मानक रूप बोला जाता है। ठीक है, मानक रूप। क्योंकि मानक रूप का मतलब ये होता है कि घातों के घटते क्रम में अगर द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे x की घात क्या है 2, यहाँ पे x की घात क्या है 1, और यहाँ पे x की घात 0 है, यानी घातों के अगर घटते क्रम में आपने किसी इक्वेशन को लिखा है तो वो मानक रूप कहलाता है। जैसे मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी है 2x² + 100 + 3x = 0। अब आपसे पूछे क्या ये मानक रूप है, तो ये मानक रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो x की घात 2 है, लेकिन यहाँ x की घात नहीं है, तो घटते क्रम में लिखना होता है। ऐसे जाओगे तो घटता क्रम, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 2x² + 3x + 100 = 0। अब बताइए मानक रूप है, तो ये मानक रूप है, ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे x की घात क्या है 2, यहाँ पे x की घात क्या है 1, और यहाँ पे x की घात क्या है 0, तो घटते क्रम में लिखा कि नहीं लिखा, तो यानी कि घटते क्रम में लिखा है x की चर की घातों के घटते क्रम में अगर आपने लिखा है तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ 2-3 इक्वेशन सॉल्व करा देता हूँ। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर +1 = 2x - 3। अब आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, क्या बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप क्या करना है, केवल इसे स्क्वायर को खोल देना है। तो आपको पता ही है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + a² माइनस, यहाँ पे आगे माइनस, क्योंकि माइनस है ना बीच में साइन में। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो a - b का स्क्वायर क्या होगा, a² - 2ab + b² होता ही नहीं होता, बस इसमें a और b की जगह क्या है x और -2 है, तो जैसे इसमें आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा x² - 2 × a × b, ये हो जाएगा 4x, 2 दूनी 4 और x,
और प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस का 2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4, और प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 3। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब x को एक साथ ले लो तो माइनस के 4x, ये 2x भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि प्लस का जब बराबर के इधर आएगा माइनस, और प्लस 4 और 1 कितने हो जाए 5, और माइनस का 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 0। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात क्या है 2 है, तो आप कहोगे कि यस इट इज द्विघात समीकरण, ये एक द्विघात समीकरण है। जब ये कोर्स प्रॉब्लम सॉल्व करा देता हूँ आपको, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब आप बताइए द्विघात समीकरण है नहीं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x इंटू 1 होगा x प्लस 8। अब इनको खोलने का तरीका क्या होता है, सिंपली x का पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसे तो गुना करते हैं, तो x का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ तो 2x प्लस 2 चको 8। अब आप बताइए एक्स स्क्वायर वाली संख्याओं को एक साथ इधर ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर की जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x, ये वाला प्लस का x, और ये 4x और 2x कितने हो 6x, और माइनस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर के इधर आएंगे तो माइनस 6x प्लस 8, और ये माइनस का 8 इधर, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब बताइए एक्स स्क्वायर से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा को माइनस का 5x, 6x में से x गए तो माइनस का 5x, और 8 से 8 कैंसिल हो गए, बराबर क्या हो गया 0। ये आपकी इक्वेशन आई है, बताइए ये क्या ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी x की घात 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये समझ में आ गया आपको द्विघात समीकरण कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको द्विघात समीकरण निकालना हो तो ये समझ में आ चुका है। ठीक है, अभी हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे, ये जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि मतलब जो आपके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा के बता दिया, लंबाई चौड़ाई वाला करा दिया और ये संख्याओं वाला करा दिया, द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि से कैसे हल निकालते हैं वो भी सिखा दिया। तो अभी आप क्या करना कि क्लास 10th की जो मैथ है उसका एक्सरसाइज नंबर जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, मैं वही सॉल्व करा रहा था, उसी के मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं और उसी में से मैंने आपको ये सब बताया है। तो आप उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके बाद क्या है कि एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 4.1 है उसको सॉल्व कीजिएगा। उसमें पहला ही क्वेश्चन ये है कि बताना है आपको द्विघात समीकरण ये है या नहीं, ये सब बताना है, तो वो आप सॉल्व कीजिएगा। दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से मैं 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 10th की एक्सरसाइज 4.1 है उसके जो दूसरे पार्ट के जो क्वेश्चन हैं उनमें से मैं क्वेश्चन नंबर सॉल्व करा देता हूँ आपको। पहले तो दूसरा सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है आपके पास, 2 क्रमागत और धनात्मक पूर्णांक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आप पढ़ लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपका 306। तो आपसे पूछा है कि ये तो ये संख्या निकालो, धनात्मक पूर्णांक जो है वो निकालने हैं आपको, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। अब आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितनी संख्याएं आपको निकालनी है, यानी कितने चर है। तो 2 हैं, क्योंकि आपको 2 संख्याओं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, धनात्मक पूर्णांक 2 फाइंड आउट करना है, यानी आपको हमेशा ये 2, अगर 2 वैल्यू निकालनी है तो आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो उसने क्या कहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब बताइए आप अगर कहोगे कि सर एक मान लो, माना, या इस क्वेश्चन को कैसे चलेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, पहला धनात्मक पूर्णांक अगर x है तो अगला क्या होगा, क्योंकि इसने इस लाइन में देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रमागत, क्रमागत है, यानी अगर पहला 12 है तो अगला क्या होगा 13, अगर पहला 14 है तो अगला होगा 15, क्रमागत है। तो उसने अगर पहला, हमने माना अगर पहला धनात्मक पूर्णांक अगर x है तो अगला क्या होगा, तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अगला क्रमागत, ऐसे लिखो गया पेपर में है ना, अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, क्योंकि अगला क्रमागत चाहिए। तो x है अगर पहला तो अगला क्या होगा x प्लस 1, अगर पहला 10 है तो अगला क्या होगा 11। अब आपको पता है कि इनका गुणनफल कितना दे रखा है 306, तो बस इनको गुणा ही तो करना है आपको, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या कर देना है 306। यही जो इक्वेशन है। अब बताइए द्विघात समीकरण बनी कि नहीं बनी। अब बस अगर ये द्विघात समीकरण को अगर हम सॉल्व कर ले तो इसके अगर मूल ज्ञात कर ले, इसके अगर हल ज्ञात कर ले, x की वैल्यू ज्ञात कर लें तो वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करना है, x का अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
एक्स का प्लस प्लस 1 से गुणा करोगे तो एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 306 को बराबर के इधर लाओगे तो ये माइनस का 306 हो जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। अब मैंने गुणनखंड विधि से आपको क्या बताया था कि इस 306 को इसके कोफिशिएंट से गुणा करना, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक है, तो 306 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करो जिससे कि आपको अगर उनको जोड़े या घटाएं तो ये x का जो गुणन कोफिशिएंट होता है क्या है यहाँ पे 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो 306 के आपको ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको घटाएं या जोड़ें तो क्या आ जाए 1 आ जाए। तो भैया 306 के आपको मैंने गुणनखंड बताया था कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करोगे 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 153 आ गया। अब 153 में किसका भाग जाएगा 3 का। अब ये कैसे पता चला 3 का भाग जाएगा, वो भी बच्चों एक मैं आपको बाद में तरीके पढ़ाऊंगा डिविजिबल मेथड्स। देखो इनके अगर जोड़ो 153 के अंकों को जोड़ो, 3 और 5 8 और 1 9, 9 आ रहा है ना, 9 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है। अगर कोई संख्या में 3 का भाग तब जाता है जब उसके नंबर्स को जोड़ने पे वो 3 से डिविजिबल होता है। तो 3 से भाग दोगे तो क्या होगा 3 15, 3 एकम 3 है ना। अब 51 में 5 और 1 6, 5 और 1 6 अंकों को जोड़ो 6, तो यानी ये भी 3 से भाग जाएगा, 17 बार जाएगा, 17 3 51, और 17 में तो 17 का ही जाता है। अब आप देखो 2 3 6 3 18 और ये 17, अगर हम 18 गुणा 17 लिखें तो वो 306 ही आता है, और 18 में से 17 घटाएं तो वो 1 आता है। तो हमारा क्वेश्चन के यानी कि ये 306 के गुणनखंड क्या है हमारे पास 18 और 17, जिससे कि इनको अगर घटाएंगे तो 1 आएगा। तो बस अब इस क्वेश्चन को हमें लिख देना और कोई इक्वेशन आपकी सोल्व हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स को कैसे लिख सकता हूँ मैं 18x माइनस का 17x, और यहाँ पे आ जाएगा आपको माइनस का 306 बराबर 0। अब बताओ बच्चों 18 में 17 गया तो क्या इतना बचेगा x ही तो बचेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। तो ये बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन लेना है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 18। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा आपको पता ही है, माइनस का 17 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा प्लस, और 306 में 17 का भाग दोगे तो 18 ही तो आएगा, तो मैंने गुणनखंड निकाले थे। अभी देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है, तो इन दोनों को एक साथ ले लो x प्लस 18, और जो बची हुई संख्या है उनको एक साथ ले लो x माइनस 17, और बराबर क्या आ गया 0। अब इन दोनों को क्या करना होता है गुणनखंड निकालने के लिए, अलग अलग 0 के बराबर पुट कर दो, है ना। तो अलग अलग आप 0 के बराबर पुट करोगे तो x प्लस 18 इसको 0 के बराबर पुट कर दो, और x माइनस 17 इसको भी बराबर 0 पुट कर दो। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 18, जब प्लस का जब इधर जाएगा तो माइनस का 18 आएगा, और x बराबर यहाँ कितना आएगा 17 जब ये माइनस का इधर जाएगा। तो बताओ वो संख्या क्या थी धनात्मक, अब इनमें से कौन सा आंसर लोगे आप, माइनस का 18 लोगे या 17 लोगे, दो आंसर आए, आप कौन सा आंसर लोगे, ये वाला। क्यों लोगे, क्योंकि वो तो संख्याएं जो थी वो कैसी थी, क्या बोला था क्वेश्चन में, क्रम धनात्मक। तो बताओ धनात्मक ये वाला धनात्मक है या ये वाला धनात्मक है, तो आप कहोगे कि ये वाला, तो आंसर होगा x बराबर 17। तो आपका आंसर क्या माना जाएगा x बराबर 17। जब x बराबर 17 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे x बराबर आ गया 17। तो अगली संख्या क्या होगी 17 प्लस 1 यानी कि 18। तो आपकी जो दो संख्याएं वो क्या है 17 और 18 हैं, जिनका गुणा करोगे तो क्या आएगा 306 आएगा, और दोनों क्रमागत है 17 के बाद 18। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया। बस आपको एक जल्दी से एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ इसका, ठीक है। जो आयु वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का 2 पार्ट का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आयु वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके हर एग्जाम में। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो रोहन की माँ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको लिख भी देता हूँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे, आपको ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता होगा लेकिन आज सीख लीजिए, उसकी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, और उनकी आयु का गुणनफल, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब से क्वेश्चन समझा करो आप, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो रोहन की हमें क्या करनी है वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, देखो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात, आपको हर लाइन से कुछ ना कुछ निकालना है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, आपको किसकी आयु निकालनी है रोहन की, तो आप रोहन की आयु क्या मान लो x मान लो। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, देखो रोहन की आयु, माना रोहन की आयु क्या है x है, रोहन की आयु क्या मान ली आपने x। अब रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी कि रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु बताओ बच्चों कितनी होगी
आप कहोगे सर ये तो एक्स है, रोहन की आयु उससे 26 साल बड़ी है, तो 26 जोड़ दीजिए, तो रोहन की माँ की आयु क्या हो गई, एक्स प्लस 26। यहाँ तक कोई आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं है ना। यानी रोहन की आयु अगर एक्स है तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, एक्स प्लस 26। अब बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद, ये लाइन पढ़नी है आपको, अब से 3 वर्ष बाद। तो बताइए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, बताओ बच्चों। सर आप कहोगे सर अभी अगर x है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3, ठीक है ना। अभी अगर x है तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, x प्लस 3, और रोहन की माँ की आयु भी तो बढ़ेगी 3 साल में, तो रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी बताओ। आप कहोगे जी सर अभी तो x प्लस 26 है, अगर इसमें 3 साल और जोड़ दिए जाए तो 3 साल की आयु, और 3 साल बाद की आयु हो जाएगी, तो x प्लस 26 प्लस 3, यानी दोनों में 3 साल जोड़ दीजिए आप, क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो यानी कि अभी रोहन की 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी होगी, x प्लस 26, और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 29, है कि नहीं भाई। तीनों दोनों ही तो बढ़ेंगे एक साथ, ऐसे तो ना कि रोहन बढ़ जाएगा रोहन की माँ की आयु नहीं बढ़ेगी। तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 29। अब इनका गुणनफल दिया है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो 3 वर्ष बाद इसकी रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3। अब तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3 आपने निकाला ना अभी, और गुणा करना है ना गुणनफल। 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी है, x प्लस 29, तो x प्लस 29 इन तीनों दोनों का मल्टीप्लाई करें तो किसने के बराबर आ रहा है, वो बोल रहा है 360 के बराबर आएगा, ठीक है। अब बस इसको देखो, ये द्विघात समीकरण बन के आएगी कि नहीं आएगी, अब इसको सॉल्व ही तो करना है आपको। x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करना है x प्लस 29 से, तो गुणा करो। इस x का पहले x से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर, फिर x का 29 से गुणा करोगे तो ये आएगा 29 का x, प्लस 3 का x से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 3x, प्लस 3 का 29 से गुणा कर दीजिए, तो 3 का 29 से गुणा करोगे तो 29 87 बराबर कितना है आपका 360। अब इसको बस सजा के रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 32x, प्लस में 87, और 360 माइनस के इधर आ जाएंगे, क्योंकि जब प्लस का बराबर में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0, बस इधर 0 बनाना है। अब देखिए बच्चों ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब ये कितना बचे, ये आपका आएगा 360 में 87 घटाओगे तो ये आएगा आपका 273 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया इसको गुणनफल विधि से सोल्व करने का तरीका, ये 273 इधर क्या है आपका बनी तो है, तो यानी 273 है माइनस के, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ें या घटाएं तो ये आना चाहिए 32, यही तो तरीका चलता आ रहा है अब तक। तो 273 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। कुछ नहीं बच्चों, अपना तो वही तरीका है, यहाँ का बताए तो मैं इस तरफ तो 273 के आप क्या करो गुणनखंड निकालने आप, तो 273 में 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, तो 3 से भाग दोगे तिनाम 27, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग दोगे तो आपका कितना आएगा, 3 से तो भाग जाएगा नहीं, अब 9 91 में, तो अब 7 का भाग दे दीजिए, 7 का भाग चला जाएगा, 7 से भाग दोगे तो 7 13 91 में, 7 13 91 में, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, ठीक है। तो ये हो गया आपके गुणनखंड। अब आपको इनके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो देखो 13 और 3 को एक साथ ले लो, 13 3 39 और 7, 39 और 7। अब बताओ बच्चों 39 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बस तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस में 39 का x माइनस का 7x। अब बताओ 32 आएगा कि नहीं आएगा, 39 में 7 गया तो 32, और 39 और 7 का गुणा करके देख लेना, ये कितना आएगा आपका 273 ही आएगा, माइनस के 273 बराबर 0। अब इन दोनों में से बचा बच्चों क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x प्लस 29, यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 7 कॉमन आएगा, ये भी बचेगा x प्लस 39 बराबर 0। तो अब x प्लस 39 को एक साथ ले लो और x माइनस 7 को एक साथ ले लो, बराबर 0 कर दो। अब इन दोनों को क्या करना था, अलग अलग बराबर करना था 0 के, मैंने बताया था हल निकालने के लिए। तो x प्लस 29 बराबर आप 0 के पुट कर दोगे और x माइनस 7 बराबर 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ से तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 39, और यहाँ से x बराबर क्या आएगा 7। अब आप बताइए किसी की आयु माइनस में हो सकती है क्या, फ्यूचर में पास्ट में थोड़ा ना हो जाएगी आयु, तो ये वाला जो आंसर है ये तुम्हारा होगा नहीं, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, ये वाला, जो ये वाला है x बराबर 7, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आयु तो पॉजिटिव ही होगी ना, तो x बराबर 7 आ गया। यानी रोहन की आयु कितनी आई बच्चों, यहाँ से 7, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 7 में 26 जोड़ दें वर्तमान आयु, तो 7 में 26 जोड़ दें 33, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं
गुणनखंड विधि से बताए मैंने अभी तक, जितने भी आपको सॉल्व कराए गुणनखंड विधि से। अगले प्रॉब्लम्स में, अगले क्वेश्चन में, अगले उसमें क्लासेज में हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि के अलावा जैसे कि आपकी पूर्ण वर्ग विधि बना के कैसे सॉल्व किया जाता है, या फिर हमारा पूर्ण वर्ग विधि हो जाएगा उस विधि से सॉल्व करेंगे। और भी जैसे सीधराचार्य मेथड, अगले में आपको सीधराचार्य मेथड सिखाऊंगा, उसमें डायरेक्ट आप ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट निकाल लोगे कि क्या आंसर आने वाला है सीधराचार्य मेथड से। तो वो सब मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 जो है आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की, आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। क्लास 10th का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, द्विघात समीकरण। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगली क्लासेज में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे वीडियोज हैं बहुत अच्छे अच्छे जो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन सबको देख लीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, आपको बहुत एग्जाम्स में हेल्प होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।